जय हिंद दोस्तों, मिशन सक्सेस हैप्पी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आप लोग को देखिए यहाँ पे ज्ञान बिंदु का जो चल रहा था आप लोग को सेट हल प्रश्न पत्र संख्या, उसमें देखिए आप लोग को 12 तक कंप्लीट कर दिया गया है। और यह नहीं देखें वीडियो 12 तक तो जाकर के देख लीजिए, प्लेलिस्ट में सभी वीडियो आप लोग को मिल जाएंगे। और देखिए इसमें आप लोग को, इस वीडियो में आप लोग को सेट 13 देखने को मिलेगा। तो आप लोग अच्छे से देखिए, पूरा वीडियो देखिए, आप लोग को फुल एक्सप्लेन के साथ इस वीडियो को आप लोग को प्रोवाइड किया जा रहा है फ्रेंड्स। लेकिन आप लोग सब्सक्राइब और लाइक नहीं कर रहे हैं तो थोड़ा सा हमें अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप लोग सब्सक्राइब और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। और देखिए यहाँ पे आप लोग को जो लक्ष्य है कि वर्दी लेकर रहेंगे, तो यह है आप लोग निश्चय एकदम कर लीजिए, दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि वर्दी लेकर के रहेंगे। और यहाँ पे जो 21,391 पद है, इसमें अपना सीट पक्का करेंगे। तो फ्रेंड्स चलिए आप लोग कम समय लेते हुए स्टार्ट करते हैं। देखिए इसका पहला प्रश्न, और देखिए सुबह हम इसको 6 बजे यानी सुबह 6 बजे आप लोग को यह है अपलोड कर दिया जाता है। तो इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा, सुबह 6 बजे याद रखिएगा, सुबह 6 बजे यह अपलोड कर दिया जाएगा वीडियो। तो आप लोग प्रतिदिन 6 बजे सभी वीडियो देखिएगा। और एक शाम में आप लोगों को टेस्ट सीरीज के रूप में स्टार्ट किया गया है, आप लोग को टेस्ट सीरीज के रूप में स्टार्ट किया गया है। शाम 6 बजे उसको अपलोड किया जाएगा, शाम 6 बजे। और ये सुबह 6 बजे यह स्टार्ट किया जाएगा। तो आप लोग सभी वीडियो को जा कर के देखिए। चलिए देखिए फ्रेंड्स, आप लोगों को जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का जो बुक स्टार्ट था, उसमें आप लोगों को 12 तक आप लोगों को करा दिया गया है यहाँ पे हल प्रश्न पत्र। और आज इस वीडियो में आप लोग को 13 नंबर का देखने को मिलेगा हल प्रश्न पत्र। तो देखिए यह एग्ज़ाम जो है बिहार पुलिस सिपाही भर्ती नियुक्ति परीक्षा का हल प्रश्न पत्र है। और देखिए कि यह एग्ज़ाम जो है आपको 14/3/2021 द्वितीय पाली में संपन्न हुई थी, उसी का इसमें आप लोग को हल प्रश्न देखने को मिलेगा। तो आप लोग देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन स्टार्ट किया जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे कि कवि विद्यापति की रचना कीर्तिलता की भाषा थी, तो क्या थी? तो ऑप्शन डी हो जाएगा, अवहट थी। क्या? अवहट है। और यहाँ देख लीजिए कि इसकी कीर्ति पताका भी अवहट भाषा में लिखी गई है। और देखिए विद्यापति ने 3 भाषाओं में यानी संस्कृत, मैथिली और अवहट में काव्य की रचना की है। और कवि विद्यापति आदिकाल के प्रमुख कवि हैं। और विद्यापति की ख्याति का मुख्य आधार मैथिली में रचित पदावली हो जाएगा, और जिसमें लगभग 1000 पद हैं जो आज भी गीत के रूप में गाए जाते हैं। और विद्यापति मूलतः श्रृंगारी कवि हैं। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए 2 नंबर। देखिए 2 नंबर देखिए यहाँ इसका मैथ है। तो मैथ का आंसर यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, खुद आप लोग अपनी आंखों से देखिएगा अच्छे से, तो आप लोग को अच्छा समझ में आएगा। तो यहाँ पे आप लोग को देख लीजिए, स्लो करके हम यहाँ पे बढ़ा दे रहे हैं। और आप लोग को अगर इसको स्लो करके या वीडियो को रोक करके भी आप लोग इसको देख लीजिएगा। चलिए यहाँ पे आगे देखते हैं। 3 नंबर प्रश्न है, यहाँ भी देख लीजिए आप लोगों को कि मैथ ही है, बीज गणित से संबंधित है। तो इसका भी आंसर आपको बी हो जाएगा। तो इसको भी आप लोग देख लीजिए अच्छे से। चलिए यहाँ पे देख लीजिए 4 नंबर। देखिए 4 नंबर में भी आप लोगों को ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसका भी आंसर आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। देखिए 5 को देख लेते हैं। 5 का आंसर आपको ए हो जाएगा। और इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं 6 का। 6 हो गया कि यदि आप परिवर्तन का विरोध करते हैं तो आप जीव विरोध करते हैं। तो इसका इंग्लिश में कहा जा रहा है कि इंग्लिश वर्जन ऑफ दिस क्वेट कैन बी यहाँ पे फॉलोवेड। तो यहाँ पे आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। आपको देख लीजिए आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देख लेते हैं प्रश्न। तो देखिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे देखिए बी हो जाएगा, यानी कि एक निंदा प्रस्ताव हो जाएगा और यहाँ पे अविश्वास प्रस्ताव हो जाएगा। चलिए आगे इसके बारे में देख लीजिए थोड़ा सा कि अविश्वास प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कम से कम 50 लोकसभा सदस्यों के समर्थन की जरूरत होती है। यदि अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो सरकार को इस्तीफा देना पड़ता है। और देखिए यहाँ कि भारत के संविधान में किसी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा हटाए जाने वाले प्रथम प्रधानमंत्री HD देवगौड़ा हैं। यह 1997 की बात है। और लोकसभा में सबसे पहले अविश्वास प्रस्ताव आचार्य कृपलानी ने भारत चीन युद्ध के तुरंत बाद अगस्त 1963 ईस्वी को पेश किया था। 8 नंबर देख लेते हैं कि किस कहानी में
लाहना सिंह प्रमुख पात्र हैं, तो किस में हो जाएंगे? देखिए उसने कहा था में हो जाएंगे, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 9 को देख लीजिए कि 9 में है कि देखिए विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है, तो विधान परिषद में कितना हो जाएगा? सी हो जाएगा, यानी कि 40 हो जाएगा। देखिए किसी राज्य में विधान परिषद की स्थापना और समाप्ति का प्रावधान अनुच्छेद 169 में किया गया है, और विधान परिषद राज्य विधानमंडल का उच्च सदन होता है। यदि विधानसभा अपने कुल सदस्यों में पूर्ण बहुमत तथा उपस्थित मतदान करने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे तो संसद उस राज्य में विधान परिषद को स्थापित कर सकती है अथवा उसका लोप कर सकती है। चलिए आगे देख लीजिए। यहाँ पे 10 नंबर देखिए कि निम्न में से किस भुगतान संतुलन में पूंजी प्रवाह जाना जाता है? तो इसमें क्या हो जाएगा? 10 का आंसर आपको हो जाएगा, ये हो जाएगा कि भारतीय वित्तीय परिसंपत्तियों को किसी विदेश क्रेता को बेचना हो जाएगा। और यहाँ पे इसके बारे में देख लीजिए कि भुगतान संतुलन का अर्थ देश के समस्त आयातों एवं निर्यातों तथा अन्य सेवाओं के मूल्यों के संपूर्ण विवरण से है, जो एक निश्चित अवधि के लिए बनाया जाता है, और इसमें देश की विदेशी मुद्रा की लेनदारियों का ब्यौरा होता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ देख लीजिए कि IFSC कोड में कितने अंक होते हैं? देखिए आपको बैंक खाता है, उसमें आपको जब अकाउंट रहता है उसमें देखिए यह IFSC कोड रहता है, तो इसकी संख्या देखिए फिर यहाँ पे हो जाएगा 11 संख्या रहती है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए इसके बारे में कि इसमें शुरू के 4 अक्षर बैंक का नाम दर्शाता है, और पांचवा कैरेक्टर होता है ओ होता है, और आखिरी 6 जो अंक ब्रांच के कोड के बारे में बताता है। आधार कार्ड में कितना होता है? तो 12 होता है, और पैन कार्ड में 10 होता है। ये भी देखिए पूछा जाता है और कई बार पूछा भी गया पैन कार्ड के बारे में, तो खुद जब दरोगा के एग्ज़ाम में जब ESI जब हम दिए थे तो उसी में पूछा गया था पैन कार्ड के बारे में। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए 12 का देखिए कि 90 किलोग्राम भार वाली वस्तु के लिए, तो इसका आंसर देख लेते हैं। यहाँ पे आंसर इसका है, यहाँ पे देखिए ए हो जाएगा ऑप्शन, कि दोनों ए और वह 2 सही है, दोनों कथन इसमें सही होता है। दोनों कथन के बारे में देख लीजिए थोड़ा सा। क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे कि उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 ऊंचाई पर 40 किलोग्राम होगा, और उसका भार पृथ्वी की सतह से RE/2 गहराई पर 45 किलोग्राम। निम्न में से सही विकल्प चुने, तो यह दोनों सही हो जाएगा आपको। यहाँ 13 को देखिए, निम्न यौगिक में से कौन सा अचुंबकीय एवं रंगहीन दोनों हैं? तो इसमें कौन हो जाएगा? बी हो जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा। और इसके बारे में थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए, डिटेल्स दिया गया है। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए 14 नंबर देख लेते हैं। यहाँ 14 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा, तो इसको भी आप लोग देख लीजिए। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 15 को, तो गलत कथन का चयन कीजिए। इसमें गलत कौन है ये पूछा जा रहा है, तो देखिए यहाँ पे बी हो जाएगा कि दृश्य तरंगे कि वो यहाँ ऊर्जा परास जो है 1.6 यहाँ पे EV से 3.25 यहाँ पे EV के मध्य होता है, इलेक्ट्रॉनिक वोल्ट होगा वहाँ पे। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 16 का कि राष्ट्रीय संघ कब अस्तित्व में आया था? तो यह कब आया था? तो ये आपको हो जाएगा 16 का हो जाएगा सी हो जाएगा, यानी कि देखिए यहाँ पे कि 10 जनवरी 1920 को अस्तित्व में आया था। और देखिए प्रथम विश्व युद्ध के समाप्ति के बाद यहाँ पे वुड्रो विल्सन ने एक ऐसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था की स्थापना की इच्छा व्यक्त की थी कि जिसके द्वारा सभी देशों के आपसी झगड़ों की शांतिपूर्ण हल किया जा सके। राष्ट्र संघ का मुख्यालय जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यहाँ पे देख लीजिए 17 का है कि CIF3 में Cl की यहाँ पे संकरण अवस्था क्या है? तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन आपको सी हो जाएगा, और इसके बारे में भी आप लोग देख लीजिए यहाँ पे। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 18 का कि मेरी जेल डायरी कृति के लेखक हैं, तो कौन हो जाएंगे? इसमें हो जाएंगे डी हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखा गया था। और जयप्रकाश नारायण के जन्म 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी
में, और इनकी मृत्यु जो है 8 अक्टूबर 1969 में। भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनेता यह थे। और देखिए इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर 1902 को सीताबदियारा सारण बिहार में हुआ था, और जेपी तथा लोक नायक के नाम से भी मशहूर थे। और भारतीय सरकार ने इन्हें 1999 ईस्वी में मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा था, और 1965 में इन्होंने समाज सेवा के लिए मैग्सेसे पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था इनको। और आगे यहाँ पर देख लीजिए कि इनके पिता का नाम हर्षु दयाल श्रीवास्तव और माता का नाम फूल रानी देवी था। और 1920 में 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह प्रभावती देवी से हुआ था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। और यहाँ देख लीजिए कि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वे हजारीबाग जेल से फरार हो गए थे, और उन्होंने संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व 1974 में किया था। 19 में देख लीजिए कि विनोद कुमार शुक्ल को 1999 का साहित्य अकादमी पुरस्कार उनके किस उपन्यास पर मिला था? तो किसके लिए मिला था? तो देखिए दीवार में एक घड़ी रहती थी, इसके लिए मिला था। और देखिए यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा देख लीजिए कि भारत सरकार ने 12 मार्च 1954 को साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना की थी, और यह पुरस्कार पहली बार 1955 में प्रदान किया गया था। और साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 में हिंदी भाषा के लिए बद्री नारायण को कविता संग्रह तुमड़ी के शब्द के लिए दिया गया है। और साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2023 हिंदी भाषा के लिए अतुल्य कुमार राय को उपन्यास चांदपुर की चांद के लिए दिया गया है। 20 में देख लीजिए कि पवन एवं उसके प्रवाह क्षेत्र को सुमेलित कीजिए। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपको बी हो जाएगा आपको। तो यहाँ सुमेलित करना है, तो देखिए कि ए का यानी कि यहाँ पे देखिए जो आपको यहाँ पे ऑप्शन जो दिया गया है, ए जो है आपको सी में जाएगा, बोरो जो है आपको इटली में चला जाएगा, और यहाँ पे देख लीजिए कि 2 जो है डी में चला जाएगा, यानी कि मिस्ट्रल जो है आपको दक्षिणी फ्रांस में चला जाएगा। और जो है यहाँ पे देखिए खमसिन जो है आपको मिस्र में चला जाएगा, खमसिन मिस्र में बहती है। और हरमटन जो है आपको यह देखिए कि पश्चिमी अफ्रीका में हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 21 को देख लेते हैं कि भारत में तांबे की तीसरा सर्वाधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा, तो कौन हो जाएगा? तो आपको हो जाएगा देखिए झारखंड हो जाएगा, झारखंड ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखिए मध्य प्रदेश में यहाँ पे होता है देखिए 53%, राजस्थान में 43 और झारखंड में 4% यहाँ होता है। तो तीसरे स्थान पूछा जा रहा है, इसीलिए यहाँ पे झारखंड हो जाएगा। यहाँ पे देख लेते हैं कि देखिए कोयला छत्तीसगढ़ में उत्पादन में प्रथम स्थान, और हीरा मध्य प्रदेश में, लौह अयस्क उड़ीसा हो जाएगा, चांदी राजस्थान हो जाएगा, कच्चा तेल राजस्थान हो जाएगा, प्राकृतिक गैस असम हो जाएगा, सोना कर्नाटक, अभ्रक आंध्र प्रदेश, यूरेनियम आंध्र प्रदेश, मैग्नीज मध्य प्रदेश और टंगस्टन आंध्र प्रदेश, और टीन जो है छत्तीसगढ़ में यह सबसे ज़्यादा उत्पादित होता है। और यहाँ देख लेते हैं 22 को देखिए कि 2011 में भारत के निम्नलिखित पूर्वोत्तर राज्यों में से किस में महिला साक्षरता दर तुलनात्मक न्यूनतम थी? तो देखिए असम में हो जाएगा, असम में हो जाएगा। देखिए यहाँ पे भारत में पहली बार जो है जनगणना जो है 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था, और 1881 में लॉर्ड रिपन के समय में नियमित जनगणना प्रारंभ हुई थी। और भारत के प्रथम यहाँ पे जनगणना जो आयुक्त थे WC पाउल, यहाँ देखिए पाउल डेन थे। कौन? पाउल डेन। वहाँ देखिए 1921 की जनगणना में पिछली जनगणना की तुलना में ऋणात्मक वृद्धि दर्ज की गई थी, इसीलिए वर्ष यहाँ पे 1921 को महान विभाजक वर्ष की संज्ञा दी जाती है। और देखिए 2011 का जनगणना स्वतंत्र भारत का 7वीं जनगणना था। और यहाँ पे देखिए 21वीं सदी की दूसरी जनगणना के महापंजीयक व जनगणना आयुक्त C चंद्रमौली थे, और 2011 की जनगणना का शुभांकर जो था परगणक शिक्षिका। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए आप लोग को, यहाँ पे देख लीजिए कि चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। इसमें करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है, तो कहाँ हो जाएगा आपको? देखिए सी में हो जाएगा आपको, यह करेक्ट है आप लोग को। तो इसे आप लोग देख लीजिए। देखिए यहाँ पे 24 नंबर देख लीजिए। 24 नंबर की फिल इन द ब्लैंक्स विथ अप्रोप्रिएट चूज द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप।
तो इसके बारे में जब इसको पढ़िएगा तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी हो जाएगा। इसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए और वीडियो को स्लो करके देखिएगा या रोक करके आप लोग देख लीजिएगा। 25 को देख लेते हैं यहाँ पे कि तारे का रंग इंगित करता है, तो आपको हो जाएगा ताप का इंगित करता है। ताप के वर्ग या समूह को तारामंडल कहा जाता है। तारामंडल की वर्तमान संख्या देखिए 88 है और सबसे निकट तारा सूर्य है और सूर्य के बाद निकटतम तारा प्रोक्सिमा सेंचुरी है। और यहाँ पे आगे देख लीजिए कि सूर्य के बाद सर्वाधिक चमकीला तारा आपको साइरस या डॉग स्टार। ब्रह्मांड में कुल जो है गैलेक्सी आपको 10 के पावर जो है 11 है और एक गैलेक्सी में कुल तारों की संख्या देखिए 10 के पावर 11 होता है और कुल तारों की संख्या 10 के पावर 11 गुना 10 के पावर 11 बराबर यानी 10 के पावर 22 हो जाएगा। आगे देख लेते हैं यहाँ पे 26 को देख लीजिए कि निम्नलिखित कवियों में से सीढ़ियों पर धूप, सीढ़ियों में धूप काव्य किसका है? तो सीढ़ियों में धूप किसका है? तो देखिए रघुवीर सहाय का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और यहाँ पे और देख लेते हैं शमशेर बहादुर सिंह के काव्य देख लीजिए कि कुछ कविताएं हैं, कुछ और कविताएं हैं, चुका भी नहीं हूँ मैं, और देखिए इतने अपने पास बात बोलेगी, इस तरह का सभी इनके द्वारा कृति है। और केदारनाथ सिंह की रचना देख लीजिए कि अभी बिल्कुल अभी, अभी बिल्कुल अभी, अकाल में सारा से और ज़मीन पक रही है। और यहाँ देखिए उत्तर कबीर और अन्य कविताएं। यहाँ देखिए 27 को देख लीजिए कि विश्व नगरी, विश्व नगरी यहाँ पे देखिए कि मेगालोपोलिस शब्द का प्रयोग पहली बार किसने किया था? तो किसने किया था? तो 27 का आंसर आपको बी हो जाएगा। देखिए जिन गोटमैन ने किया था, जिन गोटमैन ने किया था। और देखिए जिन गोटमैन ने 10 अक्टूबर 1915 से 28 फरवरी 1994 तक के फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता थे। और यहाँ देखिए मानव भूगोल में उनका मुख्य योगदान राजनीतिक, शहरी, आर्थिक और ऐतिहासिक और क्षेत्रीय भूगोल के उप क्षेत्रों में था। और कार्ल रिटर विश्वविख्यात जर्मन भूगोलवेत्ता थे और यह यहाँ देखिए आधुनिक भूगोल के संस्थापक तथा भूगोल के एक महत्वपूर्ण क्षेत्र तुलनात्मक भूगोल के जनक यहाँ पे माने जाते हैं। और इनके दृष्टि से भूगोल को पृथ्वी के विज्ञान के रूप में होना चाहिए। और यहाँ देख लीजिए 28 को देखिए कि भारत की गुट निरपेक्षता की विदेश नीति के जन्मदाता कौन थे? तो आपको ये हो जाएंगे जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा। गुट निरपेक्ष देश का पहला शिखर सम्मेलन 1961 ईस्वी में बेलग्रेड में हुआ था और गुट निरपेक्ष देश की सदस्य संख्या वर्तमान में 120 है। और गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन जिन देश में हुआ वह देश इसकी अध्यक्षता करता है। आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ देखिए 29 का कि अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा कार्ल मार्क्स द्वारा। देखिए कार्ल मार्क्स जो है 1818 से 1883 जर्मन दार्शनिक और अर्थशास्त्री, इतिहासकार, राजनीतिक सिद्धांतकार, समाजवादी पत्रकार और वैज्ञानिक समाजवाद के प्रणेता थे। और इनका जन्म जर्मनी के ईरान प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। और 1845 में जर्मन के मजदूर संगठन और कम्युनिस्ट लीग के निर्माण में सक्रिय योगदान था। और यहाँ पे 1847 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स के साथ अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद का प्रथम घोषणा पत्र कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो प्रकाशित किया था। और 1867 में इनकी पुस्तक दास कैपिटल हिंदी में पूंजी शीर्षक से को प्रकाशित किया गया। और देखिए वर्ग संघर्ष का सिद्धांत मार्क्स के वैज्ञानिक समाजवाद का मेरुदंड है। 30 में देख लीजिए, यहाँ पे 30 को देख लीजिए कि प्रत्येक प्राकृत संख्या n के लिए n, यहाँ पे देख लीजिए n+5 हमेशा होगा। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको ये हो जाएगा एक सम संख्या हो जाएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 31 नंबर देख लीजिए निम्न, यहाँ पे देखिए निम्न में से कौन सा कथन एंजाइम के लिए सत्य नहीं है? तो कौन हो जाएगा? यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। यहाँ पे कि किण्वन सक्रियण ऊर्जा को बढ़ाकर अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, यह हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए लगभग सभी किण्वन प्रोटीन के बने होते हैं। और किण्वन में सक्रिय स्थल वह स्थल है जहाँ पर यहाँ देखिए क्रियाकारक जुड़ा होता है। और लगभग सभी किण्वन उच्च तापमान पर नष्ट हो जाते हैं क्योंकि यह एक सामान्य तापमान पर सक्रिय रहता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 32 नंबर देखते हैं
कि राज्य पुनर्गठन आयोग 1956 की सिफारिशों के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचन सदस्यों की संख्या थी, तो यहाँ देखिए 318 थी, 318। और राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 में गठित किया गया था। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 33 को देखिए, 33 को यहाँ पे दिया गया है कि इतना के वर्गमूल के अंकों का योग पूछा जा रहा है, तो इस सभी को जोड़ लेना है और इसका वर्गमूल के अंकों का योग बताना है। तो यहाँ पे आपको 24 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए, यहाँ देख लीजिए नीचे सोल्व किया गया है और यहाँ पे देख लीजिए 34 का, तो 34 का आंसर आपको डी हो जाएगा। इसको भी आप लोग देख लीजिए, सभी सोल्व जो है आप लोग को अपनी आंखों से अच्छे से देख लीजिए। यहाँ पे जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत से अधिक जनगणना घनत्व वाले राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या है, तो कितना हो जाएगा, तो 35 का आंसर आपको हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सी हो जाएगा, यानी जनगणना 2011 के अनुसार राष्ट्रीय औसत के अधिक जनसंख्या घनत्व वाले राज्यों की केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या देखिए 16 है। और भारतीय संविधान की धारा 246 के अनुसार देश की जनगणना कराने का दायित्व संघ राज्य सरकार को सौंपा गया है और जनगणना संगठन केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है। और स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना जो है 1951 ईस्वी में जनगणना आयुक्त यहाँ पे देखिए R.A. गोपालस्वामी थे। और आधुनिक विश्व में सर्वप्रथम व्यक्तिगत रूप से जनगणना कराने का श्रेय देखिए कि स्वीडन को है। आगे यहाँ पे देखिए 36 को देख लेते हैं कि विचारण गुणता की अवधारणा का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो किसने किया था देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन बी हो जाएगा, यहाँ पे कार्ल पियर्सन हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए इनकी सूत्र जो दिया गया है विचारण गुणता का, तो मानक विचारण गुणे बटे मध्य गुणे 100 हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 37 नंबर देखिए कि बिहार में क्रियान्वित की जा रही अंत्योदय अन्न योजना का उद्देश्य क्या है, तो यह आपको सी हो जाएगा कि चयनित परिवारों को सस्ता गेहूं और चावल आवंटित करना है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए कि निम्नलिखित में से कौन सा एक में सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पे देखिए आपका स्थानांतरित कृषि हो जाएगा, राज हो जाएगा, तो कौन सुमेलित नहीं है, तो देखिए डी हो जाएगा आपका ब्योवर जो है बिहार, यह नहीं है। बाकी दीपा छत्तीसगढ़, पलामू यहाँ पे देखिए पामलू जो है मणिपुर और झूम जो है असम में हो जाएगा। और देख लिए ब्योवर मध्य प्रदेश में होता है, इसीलिए यह सुमेलित नहीं है। चलिए और इसे झूम कृषि भी कहा जाता है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए 39 का है कि आयुर्वेद के महान विद्वान शरक किस शासक के काल से संबंधित था, तो किससे हो जाएगा, तो देखिए कनिष्क से हो जाएंगे। और कनिष्क कुषाण वंश के सबसे प्रतापी राजा थे और इसकी राजधानी पुरुषपुर या पेशावर था। और कुषाण की द्वितीय राजधानी मथुरा थी। और कनिष्क ने यहाँ देखिए 78 ईस्वी में एक संवत चलाया था जिसे शक संवत कहा जाता है। शक संवत को भारत सरकार द्वारा 22 मार्च 1957 में राष्ट्रीय पंचांग के रूप में अपनाया है। यहाँ देख लेते हैं 40 को देखिए कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से कारण होता है, तो स्कर्वी हो जाएगा आपको विटामिन सी की कमी से होता है। और यहाँ देख लेते हैं ए से देखिए रतौंधी और B1 से बेरी और B2 से जीभ में छल्ले पड़ जाना। और आगे यहाँ पे देख लीजिए B3 से देखिए पैलाग्रा होता है। B5 से यहाँ पे देखिए कि हेयर लॉस होता है, हेयर लॉस और बाल सफ़ेद हो जाता है। और B6 से RBC का बनना बंद हो जाता है, एनीमिया, त्वचा और यहाँ पे देखिए किडनी स्टोन हो जाता है। और B7 से देखिए बाल सफ़ेद होना, झड़ना। B9 से देखिए एनीमिया हो जाता है। और यहाँ पे देख लीजिए कि B12 से परनीशियन से एनीमिया, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाता है। और C से स्कर्वी हो जाता है, जो मसूड़ों में खून आ जाना, यह जो है स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से होता है। और D में रिकेटस होता है बच्चों में, और वयस्कों में क्या होता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है। और E से उम्र में बढ़ते बुढ़ापा आना और बंझापन होता है। विटामिन E से K से रुधिर का थक्का नहीं बनना। 41 को देख लीजिए कि संघीय बजट 2020-21 में सफल घरेलू उत्पादक में प्रतिपादन के रूप में राजकोषीय घाटे का क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया है, तो यहाँ हो जाएगा सी हो जाएगा 3.5% हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, देखिए यहाँ पे 23-24 में देख लेते हैं बजट के बारे में। तो इसमें केंद्रीय बजट का थीम देखिए वसुधैव कुटुंबकम हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पे 45.3 लाख करोड़ यहाँ का बजट यह जो है बजट इतना 2023-24 का है। और राजस्व प्राप्तियाँ जो है यहाँ पे देखिए यहाँ दिया गया है। और राजस्व खर्च और पूंजी खर्च यहाँ पे सब देख लीजिए आप लोग।
चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 42 को देखिए कि एक दीक्षांत भाषण नामक रचना के रचयिता हैं तो कौन हो जाएंगे। यहाँ देखिए हरिशंकर परसाई हो जाएंगे। और हरिशंकर परसाई की रचना देख लीजिए, भोला राम का जीवन हो जाएगा, रानी नागफनी की कहानी हो जाएगा, तिरछी रेखा हो जाएगा, और सदाचार का तावीज़ हो जाएगा, और शिकायत मुझे भी है और वैष्णव की यहाँ पे फिसलन। ये सभी आपको यहाँ हरिशंकर परसाई का हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे राजेंद्र यादव की रचना देख लीजिए कि सारा आकाश हो जाएगा, 1 इंच मुस्कान, और छोटे छोटे ताजमहल, शह और मात, और देखिए यहाँ पे जहाँ लक्ष्मी कैद है। ये सभी राजेंद्र यादव की रचना है। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि रंगराजन समिति के अनुसार गरीबी रेखा के नीचे, गरीबी रेखा के अंतर्गत 2011-12 के लिए प्रति माह प्रति व्यक्ति व्यय है तो क्या हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा देख लीजिए ऑप्शन आपको ये हो जाएगा कि शहरी क्षेत्र के लिए यहाँ पे दिया गया है 1407 तथा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 972 हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देखिए पैसे दिया गया है और इसको पढ़िएगा जब तभी यहाँ पे आपको इसका सोल्व हो जाएगा। और यहाँ देखिए कि क्वेश्चन दिया गया है और इसी में यहाँ पे आंसर आपको है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 45 को निम्न में से कौन सा कथन मेढक के रक्त परिसंचरण तंत्र के लिए सही है तो कौन हो जाएगा। यहाँ पे आपको बी हो जाएगा। ये यहाँ पे देखिए कि हृदय में 3 कोष और 2 आलिंद तथा 1 निलय होता है। और देखिए मेढक का वैज्ञानिक नाम राणा टिग्रिना हो जाएगा। और मेढक तथा सैलमेंटर उभयचर के उदाहरण है। और यह समतापी प्राणी होते हैं जिसमें नर तथा मादा देखिए अलग होते हैं और इनमें बाह्य निषेचन होता है। और रक्त परिसंचरण की खोज सन 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। यहाँ देख लेते हैं 46 नंबर क्वेश्चन देखिए कि राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत कौन सा है तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा यहाँ दैवीय सिद्धांत हो जाएगा। और देखिए हिंदू राज्य शास्त्र के अनेक ग्रंथों में राजा की उत्पत्ति को दैवीय बतलाया गया है। और इस सिद्धांत के अनुसार राज्य अथवा राजा को ईश्वर ने जन्म दिया है। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं 47 को देखिए कि निम्न में से कौन सा मत राज्य की उत्पत्ति के विकासवादी सिद्धांत का समर्थन करता है तो इसमें हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए राज्य मानव समाज के निरंतर विकास का परिणाम है। और यहाँ पे देख लीजिए कि यह विचार सबसे पहले अथर्ववेद में मिलता है। और अथर्ववेद में अन्य अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि राज्य नामक संस्था क्रमिक विकास का परिणाम है। अथर्ववेद के अष्टकांड के 10वें सूक्त में राज्य की उत्पत्ति तथा विकास के विस्तृत वर्णन मिलता है। और सूक्त के प्रथम 13 मंत्रों में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि राज्य किन किन अवस्थाओं से गुजरकर पूर्ण विकास की अवस्था में पहुंचता है। और यहाँ 48 को देख लीजिए कि किस जीवाणु की क्रिया से दूध दही में जम जाता है तो देख लीजिए यहाँ पे हो जाएगा आपको बी हो जाएगा लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हो जाएगा, आपको बी सही हो जाएगा। चलिए आगे देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं कि लैक्टिक अम्ल एक कार्बोक्सिलिक अम्ल है। और यहाँ पे देख लेते हैं कि यह केराटोलिटिक है और यह तत्व की कोशिकाओं की ऊपरी परत में पाए जाने वाले कठोर पदार्थ को नरम करके तत्वों में नमी बढ़ाता है। और यहाँ देख लीजिए मैथ है तो यहाँ पे इसका सोल्व किया हुआ है, इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, इसका आंसर सी था। और यहाँ देख लीजिए अंग्रेजी आप लोग को एक 50 नंबर क्वेश्चन है कि चूज द करेक्ट आंसर इसमें पूछा जा रहा है तो इसमें यहाँ दिया गया और इसका आंसर करेक्ट पूछा जा रहा है तो इसका आंसर आपको ये हो जाएगा। तो चलिए आगे देख लेते हैं, इसे भी अच्छे से आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे देख लीजिए 91 को देख लीजिए, यहाँ पे दिया गया है कि इतना का वैज्ञानिक निरूपण है तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको देख लीजिए बी हो जाएगा इसका, और इसको समझ लीजिए आप लोग। और 52 को देख लेते हैं कि अध्ययन और अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का पद रिक्त हो तो उसका कार्य करता है तो कौन करेगा, तो यहाँ पे डी हो जाएगा आपको, राष्ट्रपति जिस व्यक्तियों को नियुक्त करे वही करेगा इसका, जब इस्तीफा देने के बाद, यानी जब पद दोनों खाली रहेगा तो। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 53 को देखिए कि कोर
सारभाग यानी मुद्रास्फीति किस मुद्रास्फीति का माप है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपको सी हो जाएगा कि जो उन मदों को वर्जित करता है जो कि अस्थिर कीमत स्थितियों का सम्मान करती है और विशेष रूप से खाद्य पदार्थों तथा ऊर्जा की। यहाँ पे देख लीजिए, चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख एक लकड़ी है, तो एक लकड़ी है तो क्या हो जाएगा, यह कौन सा हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लकड़ी जो है ना प्राथमिक ईंधन हो जाएगा, लकड़ी जो है प्राथमिक ईंधन हो जाएगा। और यहाँ पे देख लीजिए कि प्राथमिक ईंधन वे ईंधन होते हैं जो प्रकृति में पाए जाते हैं और बिना किसी प्रकार के ऊर्जा रूपांतरण या परिवर्तन प्रक्रिया से निकाले जा सकते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 55 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से छैल जो छबीला सब रंग में रंगीला बड़ा चित्त का अड़ीला कहूँ देवतों से न्यारा है पंक्ति की रचना करने वाले हैं तो कौन है। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ताजबौनी हो जाएगा, ताजबौनी। चलिए यहाँ पे देख लीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा दे दिया गया है। यहाँ 56 नंबर देख लेते हैं। 56 नंबर कि निम्न में से कौन संवहनीय क्रिप्टो गेम्स यानी अनुष्पी है। तो कौन हो जाएगा इसमें। तो इसमें आपको ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन आपको सी हो जाएगा। देखिए ऑप्शन सी में क्या है, टेरिडोफाइटा हो जाएगा, टेरिडोफाइटा हो जाएगा। और इसके बारे में और देख लेते हैं कि क्रिप्टो गेम में बीज रहित पौधे और पौधे जैसे जीव होते हैं जिसमें प्रजनन जीवाणुओं की सहायता से होता है। क्रिप्टो गेम्स पादपों में बीज उत्पन्न नहीं होता। क्रिप्टो गेम को कभी कभी थैलोफाइट तथा बीजाणु पादप आदि नाम से भी जाना जाता है। क्रिप्टो गेम से समूह पुष्पोद्भिद समूह के विलोम समूह है और क्रिप्टो गेम में शैवाल, लाइकेन, मॉस और फर्न आते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। 57 नंबर देखिए, 57 नंबर हो जाए कि यहाँ पे देखिए कि परंपरावादी समशिष्ट प्रणाली में मुद्रा की मात्रा में वृद्धि के परिणाम स्वरूप क्या परिवर्तन होगा। तो यहाँ पे आपको हो जाएगा ऑप्शन देख लीजिए, इसमें हो जाएगा सी यानी कि हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए 1 और 4 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए कि मूल स्तर में वृद्धि हो जाएगा और यहाँ देख लीजिए 4 में कि रोजगार और उत्पादन में वृद्धि होगा। तो चलिए यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देखिए भारत में मुद्रा की पूर्ति की माप जो है आपको कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति की मांग सामान्य निम्न रूपों में मापी जाती है, M1, M2 और M3 और M4 जो में मापी जा रही है। और यहाँ पे देखिए तरलता की दृष्टि से इन चारों का क्रम देख लीजिए कि M1 और M2, M3, M4 है, इस तरह से है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, M1 में देख लेते हैं कि संकीर्ण मुद्रा है कि जनता के पास मुद्रा प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मांग जमा प्लस RBI के पास अनजमा राशि होगा तो यह आपको M1 कहलाएगा। और यहाँ पे देखिए M2 में क्या होगा कि M1 जो यहाँ पे ए था इसको मिला करके यानी M1 प्लस डाकघर में बचत जमा राशि को M2 कहा जाता है। और M3 में देख लीजिए कि M2 जो यहाँ पे था M2 प्लस बैंकिंग प्रणाली के पास मियादी जमा राशियाँ हो जाएगा M3 हो जाएगा। और M4 में क्या हो जाएगा कि M3 को देखिए M3 प्लस डाकघरों के पास सभी जमा राशियाँ यानी राष्ट्रीय बचत यहाँ पे प्रमाण पत्रों को छोड़कर ये सभी इसको M4 कहा जाता है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। तो इसमें सत्य कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन ए असत्य हो जाएगा कि कोरियोलिस बल पवनों को उत्तरी गोलार्ध में बाईं ओर विक्षेपित कर देता है, यह गलत है आपको माने कि असत्य है। बाकी यह जो तीनों आपको सत्य है। चलिए आगे देख लेते हैं कोरियोलिस बल के बारे में। तो ऐसा देख लीजिए आप लोग कि फ्रांसीसी गणितज्ञ यहाँ पे जी कोरियोलिस ने पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण पवन में होने वाले विक्षेपण की प्रथम व्याख्या की और इसीलिए इसे कोरियोलिस प्रभाव के नाम से जाना जाता है। कोरियोलिस प्रभाव के कारण उत्तरी गोलार्ध की पवन अपनी दाहिनी ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध में पवन अपनी बाईं ओर विक्षेपित हो जाती है। यह प्रभाव विषुवत रेखा पर सबसे कम तथा ध्रुवों पर सर्वाधिक होता है। पवन का विक्षेपित होना पवन की गति और उसके
अक्षांशीय स्थिति पर निर्भर करता है और इसे फेरल का नियम कहा जाता है। देखिए पानी का घनत्व होता है, तो पानी का घनत्व होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर देख लीजिए। यहाँ पे आंसर ये हो जाएगा आपको, देखिए 1/g/cm² हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर देख लीजिए इसके बारे में दिया गया है कि देखिए पानी एक गंधहीन, स्वादहीन, पारदर्शी और रंगहीन रासायनिक पदार्थ है और घनत्व इसका देखिए घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन हो जाएगा। और घनत्व किसी पदार्थ का द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन है और यह प्रति इकाई आयतन में जल का भार है जो जल के तापमान पर निर्भर करता है। और देखिए यहाँ पे देख लीजिए कि 4 डिग्री सेल्सियस पर शुद्ध पानी का अधिकतम घनत्व होता है और पानी का पूर्ण घनत्व नहीं होता है। पानी का पूर्ण घनत्व नहीं होता है क्योंकि इसका घनत्व तापमान के साथ साथ बदलता रहता है और ठोस की अपेक्षा द्रव अवस्था में इसका घनत्व अधिक होता है। और शुद्ध पानी विद्युत का कुचालक होता है और इसका pH मान 7 होता है। देखिए पानी उभयधर्मी होता है और इसे ब्रास्टेड ने बताया था। और देखिए यहाँ पानी उदासीन होता है और इसे अर्हेंसियस ने बताया था। 60 में देख लेते हैं कि पूंजीवाद में उत्पादित वस्तुओं पर किसका स्वामित्व होता है। तो यहाँ देखिए व्यक्तिगत स्वामित्व होता है, ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए पूंजीवाद की अभिप्राय एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति के सभी साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व व नियंत्रण होता है तथा आर्थिक क्रियाओं का संचालन निजी हित व लाभ प्रेरणा के उद्देश्य से किया जाता है। सरकार किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करती है। देखिए 1776 में छापी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ की किताब द वेल्थ ऑफ नेशन को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का मूल स्रोत कहा जाता है। 61 नंबर देख लेते हैं कि इट इज रनिंग्स कैट्स एंड डॉग्स, तो दिस सेंटेंस डॉग्स नॉट मेंस। तो यहाँ हो जाएगा ऑप्शन आपको एक सही हो जाएगा, ये इट इज दार्जिलिंग हो जाएगा, आपको ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 62 नंबर देखिए, 62 निम्नलिखित उद्देश्यों में से किसमें जनसंख्या घनत्व द्वितीय सर्वाधिक रहा है। तो द्वितीय सर्वाधिक रहा है तो कहाँ हो जाएगा, 62 को देख लीजिए, यूरोप हो जाएगा। देखिए वर्तमान समय में मई 2020 से विश्व का जनसंख्या घनत्व 51.045 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश सिंगापुर है और सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला देश मंगोलिया है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया है और यूरोप में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश मोनाको है और विश्व में सबसे कम जनसंख्या वाला देश वेटिकन सिटी है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 63 को देखिए कि वर्ष 2000 में बिहार में से बनाए गए झारखंड राज्य के निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या थी तो कितना हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे डी यानी 243 हो जाएगी। और देख लीजिए यहाँ पे कि 243 सीटों में 38 अनुसूचित जाति के लिए तथा 2 अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित होता है और विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। विधानसभा के 17 अवसान का आदेश राज्यपाल देता है और प्रत्येक के राज्य की विधानसभा में कम से कम 60 और अधिकतम 500 सदस्य हो सकते हैं। अपवाद में गोवा में 40 और मिजोरम में 40, सिक्किम में 32 है। सर्वाधिक विधानसभा वाला सदस्यों वाला राज्य उत्तर प्रदेश 403 है। आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे यहाँ पर देख लीजिए 64 का मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूँ, यह कांग्रेस के एक अधिवेशन में अपने अध्यक्षीय भाषण में किसने कहा था। तो देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कहा गया था। जवाहरलाल नेहरू ने भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री और जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को ब्रिटिश भारत में इलाहाबाद में हुआ था। और देखिए जवाहरलाल नेहरू की बड़ी बहन विजया लक्ष्मी बाद में संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष बनी। जवाहरलाल नेहरू 1912 में भारत लौटे और वकालत शुरू की और जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 22 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और पहली बार गिरफ्तार हुए
और 1926 से 28 तक जवाहरलाल नेहरू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के महासचिव के रूप में सेवा दी। और देख लीजिए यहाँ पे कि दिसंबर 1929 ईस्वी में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में आयोजित किया गया और जिसकी अध्यक्षता नेहरू ने की। और इस सत्र के दौरान एक प्रस्ताव भी पारित किया गया जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई। और 26 जनवरी 1930 ईस्वी को लाहौर में जवाहरलाल नेहरू ने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया और नेहरू कांग्रेस के अध्यक्ष पद के लिए देखिए यहाँ पे 29 में और 36 में और 37 में चुने गए थे। यहाँ देख लेते हैं 65 को कि 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था। तो यहाँ पे हो जाएगा दहेज निरोधक यहाँ पे विधेयक था, इसके लिए यह एक साथ मतलब संयुक्त अधिवेशन बुलाया गया था। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं कि अनुच्छेद 108 के तहत यदि किसी विधेयक के संबंध में दोनों सदनों में गतिरोध उत्पन्न हो तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान किया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे क्वेश्चन आपको 66 में दिया गया है और इसको जब पढ़िएगा आप लोग तो यहाँ पे इसका क्वेश्चन और आंसर है, तो इसका आपको आंसर हो जाएगा, यहाँ देखिए बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए प्रकृति में पाए जाने वाला सबसे दुर्लभ अनियोन्य क्रिया है तो कौन हो जाएगा, यहाँ पे देखिए गुरुत्वीय बल हो जाएगा। और गुरुत्वीय बल के बारे में थोड़ा सा देख लीजिए इसके बारे में कि दो कणों के बीच कार्य करने वाला आकर्षक बल उन कणों के द्रव्यमान के गुणनफल का समानुपाती तथा उसके बीच की दूरी के वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं। यहाँ देख लीजिए, हाँ देखिए यहाँ पे कि निम्न में से किसका आकार न्यूनतम है। तो किसका आकार न्यूनतम है तो देखिए यहाँ पे डी आपको हो जाएगा, न्यूनतम आकार डी का हो जाएगा। Na+ जो दिया गया है सोडियम प्लस का, इसका आकार न्यूनतम है। बाकी यहाँ देख लीजिए आप लोग, यहाँ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में दिया गया है, इसको आप लोग समझ लीजिए। और यहाँ पर देख लीजिए आधुनिक आवर्त सारणी के बारे में दिया गया है कि यह मोसले के नियम पर आधारित है। आधुनिक आवर्त सारणी मोसले के द्वारा दिया गया है। और यहाँ पर देख लीजिए परमाणु का जो आकार है, यहाँ देख लीजिए पहले गुण के बारे में बता रहा है। गुण और वर्ग में ऊपर से जब नीचे जाएगा तब आवर्त सारणी में बाएं से दाएं की ओर जाएगा तब इस तरह से, और ये जाएगा नीचे तब इसका गुण क्या होगा देख लीजिए कि परमाणु का आकार नीचे जाएगा तो बढ़ेगा और इधर जब जाएगा दाएं की ओर तो घटेगा। विद्युत धनात्मक में क्या होगा, बढ़ेगा और इधर घटेगा। आयनन ऊर्जा में घटेगा और इधर बढ़ेगा। और इधर देख लीजिए कि विद्युत ऋणात्मक में जब नीचे जाएगा तो घटेगा और इधर दाएं तरफ जाएगा आवर्त में तो बढ़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक वृत्ति में घटेगा और इधर बढ़ेगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए, रसोई में प्रयुक्त किए जाने वाले न चिपकने वाले बर्तनों पर होती है तो क्या होता है, टेफ्लॉन होता है, और यह कई बार बताए भी हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 70 को देख लीजिए कि यौगिक जिसका द्विध्रुव आध्रुव नहीं है वह है, तो इसमें कौन हो जाएगा, देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। और देखिए कार्बन टेट्राक्लोराइड एक कार्बनिक यौगिक है जो एक कार्बन परमाणु और 4 क्लोरीन परमाणुओं से बने होते हैं। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 71 का कि छायावादी युग के कवि हैं तो कौन हो जाएंगे, तो देखिए जयशंकर प्रसाद जी हो जाएंगे। जयशंकर प्रसाद हिंदी कवि के नाटककार, संगीतकार, उपन्यासकार तथा निबंध लेखक थे और वे हिंदी के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से एक हैं। कवि के रूप में वे निराला, पंत और महादेवी वर्मा के साथ छायावादी के प्रमुख स्तंभ में से एक और प्रतिष्ठित हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। 72 को देख लीजिए, 72 को यहाँ पे देख लीजिए और इसके बारे में यहाँ दिया गया है और इसका आंसर सी है, तो आप लोग इसको देख लीजिए अच्छा से थोड़ा सा। चलिए 73 को देख लीजिए, आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्लो या रोक करके देख लीजिएगा। अब यहाँ पे देख लीजिए 73 को ज्ञान दार्शनिक कम्युनिफिशियल को चीनी किस अन्य नाम से जानते हैं, तो किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा, यहाँ कुंज फुत से। और देख लीजिए कन्फ्यूशियस का जन्म 551 ईस्वी पूर्व में चीन के रानडोंग प्रांत में हुआ था और इनका दर्शन, स्वानुशासन, बेहतर
दिनचर्या और परिवार में सामंजस्य पर जोर देता है और इन्होंने चीन के समाज में फैली कुरीतियों एवं बुराइयों को दूर करने का प्रयास किया। आगे यहाँ 74 को देख लीजिए कि नियोजित निवेश नियोजित बचत से अधिक होने का तात्पर्य है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा मांग का अधिक हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 75 को। देखिए 75 को जाके मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय करता है। तो कौन करेगा, तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा, बहुत से आयोग स्वयं करेंगे। और यहाँ देखिए संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद देखिए 224 से 324 से 329 में निर्वाचन से संबंधित उपबंध किया गया है। और देखिए निर्वाचन आयोग यह 25 जनवरी 1950 को स्थापित हुई थी। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं 76 को। देख लीजिए 76 का, और इसको 76 का आंसर आपको हो जाएगा यहाँ बी हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लीजिए और इसके बारे में यहाँ देख लीजिए डिटेल्स। चलिए आगे 77 को देख लेते हैं कि सभापति तथा उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्य सभा के यहाँ पे अध्यक्षता करता है। तो कौन करेगा, इसमें देखिए सी करेगा, राष्ट्रपति के द्वारा इन उद्देश्य के लिए नियुक्त सदन का सदस्य, यानी जिसको नियुक्त करेंगे राष्ट्रपति वही करेंगे। चलिए आगे यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ देखिए कि CNG मुख्य रूप से बनी है। तो बनी है तो किससे बना है मुख्य रूप से, तो CNG देखिए मीथेन के द्वारा बनता है। और देख लीजिए यहाँ पे CNG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस यानी मीथेन होता है। देखिए मीथेन का सूत्र CH4 होता है। और देखिए प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ज्वलनशील गैस को अत्यधिक दबाव के अंदर रखने से बने तरल को CNG कहते हैं। और यहाँ पे देख लीजिए प्राकृतिक गैस की तरह CNG के अवयव हैं और मीथेन और ईथेन और प्रोपेन इसमें मिक्स रहता है। और देखिए CNG रंगहीन, गंधहीन और विषहीन होती है। और इसके बारे में देख लीजिए CNG यह हवा में मामूली सी हल्की होती है और इसका प्रयोग ईंधन के रूप में वाहन में किया जाता है। और CNG पर्यावरण के यहाँ पे लिहाज से बेहतर मानी जाती है। पेट्रोल और डीजल की तुलना में यह कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और जैविक गैस कम उत्सर्जित करते हैं। देखिए 79 को देखते 2 वस्तुओं की स्थिति में उपभोक्ता के साम्य की शर्त। तो देखिए यहाँ पे आपको आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ पे दिया गया है तो थोड़ा सा इसको देख लीजिए कि उपभोक्ता उस व्यक्ति को कहते हैं जो विभिन्न वस्तुओं एवं सेवाओं का या तो उपभोग करता है अथवा उसको उपभोग में लाता है। यहाँ देख लीजिए कि एक उपभोक्ता के संतुलन की दशा, तो उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान हो और उपभोग वस्तुओं की कीमतें अलग अलग हो। और उपभोग वस्तुओं की कीमतें समान हो, इस दशा में उपभोक्ता संतुलन का बिंदु उस दशा में स्थापित होगा जब उपभोग की प्रत्येक वस्तु की अंतिम इकाई से प्राप्त सीमांत उपयोगिता मुद्रा, देखिए यहाँ पे मुद्रा की सीमांत उपयोगिता के बराबर हो। तो यहाँ पे देखिए ये दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पे देखते हैं 80 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से कौन अनुवांशिकी के जनक के रूप में जाना जाता है। तो देखिए मेंडल को जाना जाता है। और जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अनुवांशिक लक्षणों की संतान में पहुंचने की रीतियों और अनुवांशिक समानता और विभिन्नताओं की अध्ययन करते हैं, अनुवांशिक विज्ञान या अनुवांशिकी कहलाती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 81 को देखिए जिप्सम का यहाँ पे सूत्र पूछा जा रहा है। तो जिप्सम का सूत्र यहाँ पे देखिए CaSO4 × 2H2O हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ देख लेते हैं 82 को देखिए कि 4 सिक्का उछालने पर 3 चित्त आने की प्रायिकता होगा। तो क्या हो जाएगा इसका यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। और यहाँ पे सोल्व किया हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे। और देखिए गालिब किसकी रचना है, तो इसका आंसर देख लीजिए 83 का आंसर हो जाएगा। यहाँ पे देखिए त्रिलोचन की रचना है, गालिब जो है त्रिलोचन की रचना है। त्रिलोचन जी का मूल नाम वासुदेव था। उन्होंने हिंदी सानेट का साधक माना जाता है। और त्रिलोचन जी की कविताएं संग्रह ताप के तापे हुए दिन के लिए यानी 1981 ईस्वी का साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था।
और अन्य इनकी कृति देख लीजिए, अन्य रचना हो जाएगा धरती हो गया जो 1945 में, गुलाब और बुलबुल यहाँ पे हो जाएगा, और दिवंगत हो जाएगा ताप के तापे हुए दिन हो जाएगा शब्द। ये सब त्रिलोचन जी का है। चलिए आगे देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए 84 का, देखिए 84 को देख लीजिए कि यहाँ पे देखिए कि निम्न में से कौन सा पादप समूहों के दोनों बीजाणुभिद्ध व युग्मोद्भिद प्रावस्था बहु कोशिकीय तथा मुक्त यहाँ पे जीवी होती है। तो किसका हो जाएगा, यहाँ पे बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटा तथा टेरिडोफाइटा का हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी देख लीजिए आप लोग, पैसे दिया गया है और इसको जब पढ़िएगा आप लोग वीडियो को रोक करके थोड़ा इसको पढ़ लीजिएगा। जब पढ़िएगा तब यहाँ देखिए इसका क्वेश्चन यहाँ पे है और यहाँ पे इसका आंसर भी दिया गया है। चलिए आगे यहाँ देखिए 86 को देख लीजिए कि MnO4 के मोलों की संख्या जो अम्लीय विलयन में फेरस ऑक्जेलेट के एक मोल के साथ पूर्ण रूप से क्रिया करने के लिए आवश्यक होती है, तो वह हो जाएगा, तो ऑप्शन ये है जाएगा यहाँ पे 3/5 हो जाएगा। और आगे यहाँ पे देख लीजिए 87 को कि वह क्षेत्र जहाँ स्रोत से आने वाला पूरा प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है क्या कहलाता है, तो इसको देखिए ऑप्शन बी हो जाएगा, परछाया कहा जाता है, परछाया कहा जाता है। किसी खगोलीय पिंड की दूसरे पिंड पर पड़ने वाला छाया जो उसके प्रकाश को अवरुद्ध कर देती है परछाया कहलाता है। जैसे ग्रह के समय पृथ्वी एवं चंद्रमा की छाया सूर्य के कलंक की केंद्रीय छाया को भी यह संज्ञा दी जाती है। आगे 88 को देख लीजिए कि सही कथन का चयन करना है, तो इसमें ऑप्शन सी हो जाएगा कि अप्रत्यस्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरहित होता है। यहाँ पे देख लेते हैं 88 को देख लीजिए कि सही कथन का चयन करना है, तो देखिए यहाँ पे सी हो जाएगा, सही हो जाएगा कि अप्रत्यास्थ टक्कर में निकाय का कुल संवेग संरक्षित रहता है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे देख लीजिए आप 89 का कि कृषि प्रतिवेदन 2019 के अनुसार भारत अधिक उत्पादक राज्य हो जाएगा। तो सबसे ज़्यादा चावल आपको पश्चिम बंगाल में होता है। भारत का अधिकांश जनसंख्या प्रमुख भोजन चावल है। और देखिए चावल एक उष्णकटिबंधीय फसल है। चावल मूल रूप से एक खरीफ या ग्रीष्मकालीन फसल है जो जून से अगस्त के बीच बोई जाती है, नवंबर जनवरी में काटी जाती है। आगे यहाँ पे देख लेते हैं 90 को देख लीजिए कि निम्नलिखित में से भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ यानी लता मंगेशकर नामक रचना है, तो देखिए कौन हो जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा कुमार गंधर्व की है। यहाँ पे देखिए कि भारतीय गायिकाओं में बेजोड़ लता मंगेशकर नामक रचना है, तो किसकी है, तो कुमार गंधर्व की हो जाएगा। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 91 को देखिए यहाँ पे कि विश्वेश्वरैया लौह एवं इस्पात लिमिटेड किस राज्य में स्थित है, तो किस राज्य में हो जाएगा, तो कर्नाटक में हो जाएगा। और यहाँ देख लीजिए हेमेटाइट का सूत्र है और मैग्नेटाइट हेमेटाइट यहाँ पे देखिए लिमोनाइट सीडेराइट ये सब सूत्र दिया गया है, ऐसे आप लोग अच्छे से देख लीजिए। और यहाँ पे देख लीजिए उत्पादक क्षेत्र झारखंड में हो गया कि नोवा मुंडी तथा गोवा में यहाँ पे लौह उत्पादन होता है, उड़ीसा में मयूरभंज में होता है, छत्तीसगढ़ बैलाडीला में होता है, ये सभी आप लोग देख लीजिए। और यहाँ पे देखिए 92 को देख लीजिए कि 92 का आंसर हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। और 93 को देख लीजिए निम्न में से कौन सा रोग थायराइड ग्रंथि से संबंधित नहीं है, तो थायराइड ग्रंथि से देखिए यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा एडिशन का रोग, यह थायराइड से नहीं है, बाकी सब थायराइड से होने वाला यहाँ पे रोग हो जाएगा। आगे यहाँ पे देख लीजिए कि यह गले में पाया जाता है, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है। और आगे यहाँ पे देखिए 94 का कि सफ़ेद तथा लाल फास्फोरस के निम्न में से प्रत्येक सत्य है सिवाय इसके, तो किसके यह सत्य कौन माने असत्य इसमें पूछा जा रहा है, तो देखिए जो यहाँ ए है ना यह असत्य है, यह CH2 में विलयशील है, यह आपको असत्य है। चलिए आगे यहाँ पर देख लीजिए 95 का, तो 95 देखिए कि वृक्क के नियमन में भाग लेने वाले रेनिन एंजियोटेंसिन क्रियाविधि
के लिए क्या सही नहीं है, तो इसमें आपको डी हो जाएगा कि रक्त प्रवाह में वृद्धि होने पर जक्टा ग्लोमेरुल कोशिकाएं यहाँ रेनिन का स्रवण करती है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए 96 का, निम्नलिखित में से कौन नाजीवाद का संस्थापक था, तो कौन हो जाएगा, तो यहाँ पे देखिए एडोल्फ हिटलर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे हिटलर एक जर्मन शासक था और वे राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन कामगार पार्टी के नेता थे और इस पार्टी का प्रायः नाजी पार्टी के नाम से भी जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध तब शुरू हुआ जब इसके आदेश पर नात्सी सेना ने पोलैंड पर आक्रमण किया। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए कि किसने कहा है कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, तो यहाँ पे कार्ल मार्क्स द्वारा कहा गया है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए 98 का, तो राजपूत काल में समाज में किस नवीन जाति का उदय हुआ, तो किसका हुआ था, देखिए कायस्थ का था, कायस्थ का हुआ था। चलिए और यहाँ पर आप लोग देख लीजिए, यहाँ पे देखिए यहाँ पे कि यह चित्रगुप्त जी का वंशज है और इसी वर्ग की चर्चा पुराण और वेद में भी था और इस वर्ग में 12 उपवर्गों के विभाजित किया गया था और काश्यथों के इस वर्ग की उपस्थिति वर्ण व्यवस्था में उच्चतम है। चलिए आगे यहाँ पे देख लीजिए और यहाँ पे देख लेते हैं कि राजपूत वंश और संस्थापक दीजिए कि चौहान के था वासुदेव, कन्नौज के प्रतिहार वंश के था नागभट्ट प्रथम और मालवा के परमार वंश के था उपेंद्र या कृष्णराज तृतीय और कठियावाड़ के चालुक्य या सोलंकी के मूलराज प्रथम थे। 99 देखिए कि अंतिम मौर्य शासक कौन था, तो अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ थे और इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य थे। जस्टिन ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहा और जिसकी पहचान विलियम्स जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य के रूप में की है। विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विशल शब्द का प्रयोग किया गया है। और आगे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे 100 नंबर देख लीजिए प्रश्न कि रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है। रॉकेट का कार्यप्रणाली का सिद्धांत आधारित है तो आपको संवेग के संरक्षण पर हो जाएगा, संवेग के संरक्षण पर। और रॉकेट की कार्यप्रणाली का सिद्धांत संवेग के संरक्षण पर आधारित है। रॉकेट को उड़ाने में न्यूटन का तृतीय गति नियम का कार्य करता है। न्यूटन का तृतीय गति नियम प्रत्येक क्रिया के बराबर परंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। संवेग संरक्षण का सिद्धांत यदि कणों के किसी समूह या निकाय पर कोई बाह्य बल नहीं लग रहा हो तो उस निकाय का कुल संवेग नियत रहता है और अर्थात टक्कर के पहले और बाद का संवेग बराबर होता है। तो चलिए यहाँ पे आप लोग को 100 समाप्त हो गया प्रश्न और देखिए यह 13 आप लोग को समाप्त हुआ और आप लोग को 14 आप लोग को जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा। तो फ्रेंड्स आप लोग चैनल को शेयर करिए ज़रूर। चलिए।